हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। लास्ट क्लास तक अपन पढ़ रहे थे सिंक्रोनस मशीन के बारे में। आज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। ईएमएफ इक्वेशन के बारे में हम जानते हैं। केपी और केडी पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे इसको इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। ये दोनों डिज़ाइन फैक्टर हैं जो कि हार्मोनिक्स को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एक सिंक्रोनस मशीन के साथ आता है जिसे अपन सिंक्रोनस इम्पीडेंस कहते हैं। ये दोनों चीज़ों का ही अवयव है। आप चाहे बात करें जिस तरह से सिंक्रोनस जनरेटर की या मोटर की, दोनों में ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहेगा क्या, आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस। क्या है ये तुल्यकालिक प्रतिबाधा, सिंक्रोनस इम्पीडेंस, इसका क्या मायने हैं, किस तरह से ये रेगुलेटिंग होती है सभी फैक्टर्स को कैलकुलेट करने में, इसको अपन स्टडी करेंगे। अब सिंक्रोनस इम्पीडेंस बेसिकली अगर अपन रिलेट करें बिल्कुल डीसी जनरेटर या डीसी मशीन के साथ, तो जैसे वहाँ पे वाइंडिंग का आर्मेचर रेजिस्टेंस होता था, उसी सीक्वेंस में मैं कह सकता हूँ यहाँ पे क्या होता है, अपने पास सिंक्रोनस इम्पीडेंस होता है। डीसी सर्किट में अपन केवल वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को ऑफर करते हैं, उसी के बिहाफ पे ओमिक वैल्यू होती है। यहाँ पर अपन किन किन कंपोनेंट से इसे मिलकर बना मानते हैं, इस चीज़ को अपन कहेंगे। कौन ऐसा पार्ट है जो करंट के पाथ को अपोज करता है, उसके मार्ग में अवरोध पैदा करता है। एसी में हमें पता है कि उस अवरोध को हम इम्पीडेंस कहते हैं, तो एसी मशीन्स में उसी अवरोध को यहाँ पर सिंक्रोनस इम्पीडेंस नाम दिया गया है। ये किन किन अंगों से, किन किन फैक्टर्स या कंपोनेंट्स मिलकर बना है, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, क्योंकि ये फैक्टर वोल्टेज रेगुलेशन को निकालने में भी काम आता है। यही फैक्टर सिस्टम की रेटिंग को भी डिफाइन करता है, यही उसके पावर फैक्टर के बिहाफ पे कंट्रोलिंग को भी क्या करता है, एक्सेस करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सिंक्रोनस इम्पीडेंस, जो कि इक्वेशन को भी, सिंक्रोनस मशीन की जो वोल्टेज इक्वेशन है उसमें भी इसका एक पार्ट अपन देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है बेसिकली सिंक्रोनस इम्पीडेंस। तो आप कह सकते हैं सिंक्रोनस मशीन के लिए इस सिंक्रोनस इम्पीडेंस जो वो ऑफर करता है, तो अगर एक एसी मशीन है तो सिंपल सी बात है कि भाई सिंक्रोनस मशीन अगर है, सिंक्रोनस मशीन है तो उसकी जो भी करंट के पाथ में ऑपोजिशन है, आप कहेंगे इसके द्वारा जो भी धारा के मार्ग का अवरोध है, जो भी धारा के मार्ग का अवरोध होगा, उसे अपन क्या नाम देंगे, उस ऑपोजिशन को अपन क्या नाम देंगे, इसे हम इम्पीडेंस कहते हैं। आपको आइडिया है इस चीज़ का कि हम इसे इम्पीडेंस बोलते हैं। और अगर कोई इम्पीडेंस है, मतलब जेड अगर है, तो वो दो एलिमेंट से तो पक्का मिलके बना होता है। एक होता है अपने पास रेजिस्टेंस और दूसरा होता है रिएक्टेंस। अब यहाँ रेजिस्टेंस कौन सा भाग होगा, रिएक्टेंस की जब बात आती है तो यहाँ पर अपन फिर दो तरफ जाते हैं कि रिएक्टेंस भी यहाँ दो तरह का होता है। एक हम बोलेंगे लीकेज की वजह से, एक हम कहेंगे आर्मेचर प्रतिक्रिया की वजह से। तो इस तरह से इम्पीडेंस जो है यहाँ तीन मूल अंगों में या तीन मूल पार्ट में डिफाइन किया गया है। ये है, एक है रेजिस्टेंस, दूसरा है आपके पास रिएक्टेंस जिसे लीकेज फ्लक्स के सापेक्ष, और दूसरा है आर्मेचर प्रतिक्रिया के सापेक्ष। दो तरह से अपन डिफाइन करते हैं। अब हम चाहें तो बोल दें कि कोई आर्मेचर रिएक्शन नहीं हो तो जीरो हो जाएगा, हम कहते हैं कोई लीकेज नहीं होगा तो इस तरह से नहीं होता। तो जेडएस जो है बेसिकली इसके तीनों भागों को अगर अपन देखें, इस जेड एस के तीनों कंपोनेंट की अगर बात करें तो टोटल वैल्यू में ये कितना कितना अपना फैक्टर रखते हैं। अगर इसके बारे में सोचें तो हम कहेंगे एक तो इसमें हो गया आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ये तो बहुत ही कम होता है, इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, वेरी लेस, बहुत कम मान इसका रहता है, लगभग 1-आधा% अपन कह सकते हैं। अगर 100% वैल्यू है तो उसका ऑलमोस्ट 1 से 2% तक अपन कह सकते हैं ये वैल्यू होगी। दूसरा एलिमेंट अगर अपन कहें तो लीकेज की वजह से, वैसे भी अपन कहते हैं अगर मैं स्लॉट्स जो हैं वो ओपन टाइप प्रेफर करता हूँ तो लीकेज की वैल्यू भी अपन कम कर देते हैं। ये भी रिलेटिवली कम होता है, हालांकि ठीक ठाक होगा। आप कहेंगे वैसे तो ये लेस वैल्यू, ये वेरी लेस नहीं कहूँगा, कितना होता है ऑलमोस्ट, तो आप कहेंगे लेस या फिर एक मॉडरेट वैल्यू या मीडियम वैल्यू कह सकता हूँ, एक नॉर्मल वैल्यू आप इसे कहेंगे। दिस इज सिंपली ए नॉर्मल वैल्यू। और ये नॉर्मल वैल्यू ऑलमोस्ट कितना होता है, इसकी वैल्यू लगभग होती है आपके 10 से 20%, 10 to 20% तक आपके जेडएस का ये कंपोनेंट है। तीसरा घटक इसमें होता है आर्मेचर की प्रतिक्रिया के कारण, जो एक इम्पॉर्टेंट और डोमिनेटिंग कंपोनेंट है यहाँ पे, इसे बोला जाता है XA, आर्मेचर रिएक्शन वाला। इसकी वैल्यू अपन कहेंगे ये होती है इन सब में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, कितना, ऑलमोस्ट आप कहेंगे दिस इज सिंपली 80 to 90% तक का कंपोनेंट इसके थ्रू जाता है। तो सबसे मेजर जो पार्ट है वो कौन सा है, आर्मेचर प्रतिक्रिया का। बाकी के दो फैक्टर अपन यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस एक टोटल प्रतिबाधा है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मशीन ने कुछ ईएमएफ डेवलप किया, उस ईएमएफ में से जो ड्रॉप होंगे वो किसकी वजह से होगी, इस इम्पीडेंस की वजह से। मान लो 100 वोल्ट बनाया, अगर उसमें से ड्रॉप ज़्यादा हो गए तो आपको आउटपुट कम मिलेगा ना, इसीलिए अपन कहते हैं इम्पीडेंस मिनिमलिस्टिक ही होनी चाहिए, कम से कम मान होना चाहिए ताकि आउटपुट में वोल्टेज आपको अच्छे से मिले। अब उसको कैसे जस्टिफाई किया जाता है वो चीज़ अपन यहाँ पे देखते हैं इसके कंपोनेंट में। तो हमने कहा जैसा कि इसके तीन बेसिक कंपोनेंट है,
हमने कहा इसके 3 मूल कंपोनेंट हैं, जिनमें से पहला जो है उसे हम नाम देते हैं आर्मेचर का रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? आर्मेचर रेजिस्टेंस। ये किसकी वजह से अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे फर्स्ट कंपोनेंट जो है ये बेसिकली होगा किसकी वजह से? आप कहेंगे ड्यू टू वाइंडिंग। ये होगा ड्यू टू वाइंडिंग। आप कहेंगे सिंपल वाइंडिंग जो है ड्यू टू वाइंडिंग रेजिस्टेंस, इसका मान बेसिकली आपके वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की वजह से होता है। वाइंडिंग रेजिस्टेंस अब जो भी अपन यूज़ करें कंडक्टर के फॉर्म में, वो अपना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देगा जिसे अपन आरए कहते हैं। इस रेजिस्टेंस को भी अच्छे से समझना। एसी सर्किट है, अगर अच्छे से पढ़ा हो तो ध्यान देना। एसी सर्किट है तो मैं इस रेजिस्टेंस को यहाँ डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो एक इफेक्ट दिमाग में आता है, पढ़ा होगा आपने, जिसे कहते हैं अपन स्किन प्रभाव, स्किन इफेक्ट। पहले मैंने वीडियो इस पर पूरा बना चुका, आपने देखा होगा। स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट क्या होता है? स्किन इफेक्ट है किसी एसी कंडक्टर में करंट का उसकी सतह पर बहना, टेंडेंसी ऑफ करंट टू फ्लो आउटसाइड द कंडक्टर। चालक की सतह पर करंट का बहने की जो प्रवृत्ति, उसे अपन स्किन प्रभाव या त्वचिक प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव की वजह से होता क्या है? इसकी वजह से उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है आर एसी जो है, रेजिस्टेंस जो है उसकी इस एसी में रेजिस्टेंस का मान हमेशा क्या मिलता है? डीसी से अधिक मिलता है। डीसी से अधिक मिलता है। कितना अधिक हो जाता है? तो अगर मैं कहूँ एक ऑल्टरनेटर में वाइंडिंग में डीसी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो निकल के आई है उसका क्या होगा? उससे हाई वैल्यू देगा कौन? एसी रेजिस्टेंस। लगभग कितना बढ़ जाएगा अगर कभी पूछा जाए तो नॉर्मली होता है 1.2 से 1.8 गुना, लेकिन ऑन एवरेज अपन कहते हैं एसी रेजिस्टेंस डीसी का 1.5 गुने के आसपास लिया जाता है। तो अगर अपन कहें स्किन प्रभाव की वजह से, तो जो भी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस था, मान लीजिए आर ए था कुछ भी, उस आर ए की आप कहेंगे वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की जो एसी वैल्यू है वो हमेशा कितनी होगी? 1.5 टाइम्स ऑफ आर ए। और ये कौन सी? डीसी वैल्यू। डीसी कैसे निकाला जाता है? अमीटर वोल्टमीटर विधि से। सिंपल एक वोल्टमीटर और एक एम्पीयर मीटर को कनेक्ट कर देते हैं। वी और आई का अनुपात क्या है? रेजिस्टेंस। उसका 1.5 गुना रेजिस्टेंस किसमें लेंगे? स्किन। तो स्किन इफेक्ट की वजह से इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ये मिलती है। नॉर्मली स्किन इफेक्ट कब होता है? जब अपन फ्रीक्वेंसी की बात करें। नहीं, कब लेंगे अपन? व्हेन एफ ग्रेटर देन 50 हर्ट्ज। वास्तविक सर्किट्स में नॉर्मली 50 हर्ट्ज या उससे अधिक के जनरेशन के लिए अपन इसे प्रेफर करते हैं। दूसरी चीज़ कंडक्टर की स्पेसिंग, और वो भी होता है जो यहाँ पे इफेक्ट करेगा। कंडक्टर का डायमीटर और 2 कंडक्टर के बीच की दूरी, वो भी मैटर करता है स्किन इफेक्ट में। नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसका प्रभाव नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर अपन कहें तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू ये होगी। ऐसा एक बार प्रश्न आपके पूछा गया, एसएससी में एक बार आया था जेईई में, कि भाई अगर किसी ऑल्टरनेटर का डीसी प्रतिरोध 0.25 ओम है तो बताइए उसका एसी रेजिस्टेंस क्या होगा? तो सिंपली क्या करना था? 1.5 गुना करके आपको बताना था कि 1.5 टाइम्स हो जाएगा। डीसी के बजाय एसी में रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ज़्यादा मिलती है, बस ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो था अपना पहला एलिमेंट। वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वजह से जो कंपोनेंट आता है जेडएस का, वो एक है आरए। ना दूसरे कंपोनेंट की बात करूं तो एक है लीकेज रिएक्टेंस। लीकेज रिएक्टेंस कौन सा होगा? ये होगा बेटा एक्सएल। अगर कोई पूछे क्या होता है एक्सएल, किसकी वजह से होता है, तो हम कह सकते हैं सिंपली ड्यू टू लीकेज फ्लक्स। अगर कोई पूछे लीकेज रिएक्टेंस किस कारण से होगा, तो आप कहेंगे ये होता है किसके कारण? ड्यू टू लीकेज फ्लक्स। जो भी वाइंडिंग के साथ स्टेटर टू रोटर कंडक्टर में लिंक करते समय वाइंडिंग के साथ फ्लक्स लीकेज में चला जाता है, जो उपयोगी पावर ट्रांसफ़र करने में भाग नहीं लेता है, जो केवल एक ही वाइंडिंग सर्किट के साथ लिंक करता है, उस लीकेज के वजह से जो रिएक्टेंस आता है सर्किट में, उसे अपन लीकेज रिएक्टेंस कहते हैं। तो ये तो ट्रांसफार्मर वगैरह में भी, स्वाभाविक मशीनों में सभी में होता है लीकेज प्रतिघात जिसे अपन बोलते हैं। इसका मान नहीं मिनिमम लिया जा सकता है कपलिंग कोएफिशिएंट वगैरह को बढ़ा के। तो ये है एक्सेल। तीसरा फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है आपको, दैट इज आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस। आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस है बेटा एक्स ए। ये किस वजह से? तो आप कहते हैं ये होता है किसके कारण? आप कहेंगे ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, ए आर। इसे हिंदी में अगर अपन कहें तो बोला जाता है आर्मेचर प्रतिक्रिया। आर्मेचर प्रतिक्रिया पढ़ा है सबने? क्या होता है आर्मेचर प्रतिक्रिया? आर्मेचर रिएक्शन का मतलब क्या बताओ? आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर प्रतिक्रिया का मतलब है कि अगर सर्किट में, अगर किसी सिस्टम में आर्मेचर करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया, तो आर्मेचर जो अपना स्वयं का एक फ्लक्स बनाएगा, वो फ्लक्स लेंज के नियम से अपने उत्पत्ति के कारण का विरोध करता है। अब वो विरोध किस तरह का हो सकता है? विपरीत होता है, बस ये कहेंगे विपरीत होता है। वो विरोध उसके समान दिशा में भी लग सकता है, वो विरोध उसके विपरीत दिशा में भी लग सकता है, वो विरोध उसके परपेंडिकुलर भी लग सकता है। तीनों तरह का होता है। ये डिपेंड करता है सर्किट टू सर्किट और लोड की प्रॉपर्टी पर
कि करंट किस तरह की है। सो आर्मेचर कंडक्टर्स जैसे ही सिस्टम अपन कहेंगे लोड पर होगा, नो लोड पर इसका मान नहीं के बराबर ही जीरो है। जब सिस्टम लोडेड होता है तो उस लोडेड कंडीशन पर, लोडेड अवस्था पर आर्मेचर फ्लक्स का मुख्य फ्लक्स पर कैसा प्रभाव है, उस प्रभाव की प्रतिक्रिया जो है उसी को अपन इस रिएक्शन से दिखाते हैं, दैट इज आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर प्रतिक्रिया का जो प्रतिघात है वो होता है XA। ये मूल रूप से अपने पास तीन बेसिक कंपोनेंट आ गए। इन तीनों कंपोनेंट को सबमर्ज करके अपन Z को डिफाइन करते हैं। तो अब यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ एक टर्म कि भाई मुझे अगर कोई पूछे कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या होता है, तो आप कहेंगे सिंक्रोनस रिएक्टेंस सिंक्रोनस मशीन की कुल रिएक्टेंस है। अभी अपने पास दो आई यहाँ पे देखो, एक था अपने पास कौन XL और एक था XA। तो आप कह सकते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस जो होता है XS, एक तरह से अपन कहेंगे इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से? अभी भी देखा ना, एक है XL दूसरा है XA, तो बस यहीं से बन गया। तो आप कह सकते हैं इसका मतलब अगर कोई XS पूछे तो उसे क्या बताओगे, XL प्लस XA। क्लियर? इन दोनों का जो समेशन है वो क्या कहलाएगा, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। अब सिस्टम में एक था रेजिस्टेंस और दूसरा था रिएक्टेंस, दोनों को मिला दो तो इम्पीडेंस बन गया। तो यहीं से अपना जो टर्म है वो तैयार होता है जिसे अपन नाम देते हैं सिंक्रोनस इम्पीडेंस। सिंक्रोनस इम्पीडेंस कौन, ZS। यानी अब किसकी बात की जाती, ZS। तो अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि ZS के मेरे पास तीन कंपोनेंट थे, RA, XL, XA। ठीक, इन दोनों को अगर मिला दूं तो एक कंपोनेंट बन जाता है दैट इज XS। और अगर इन दोनों को यानी रेजिस्टेंस, यानी अगर मैं कहूं कि अब मैं इसको रेजिस्टेंस और XS को भी मिला दूं तो अपन कह सकते हैं RA प्लस JXS क्या बन जाएगा, ZS। यानी यहाँ से निकल के आता है कि ZS बेसिकली क्या है, RA प्लस J टाइम्स ऑफ XS। ये है भाई आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस। अब इसका वैल्यू कैसे निकालें, परिमाण के रूप में निकालना हो तो दो चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। अगर मैं इसको किस में पोलर फॉर्म जो होता है जिसे अपन बोलते हैं ध्रुवीय रूप, क्या बोलते हैं, ध्रुवीय रूप जो बोलते हैं। ध्रुवीय रूप कौन सा होता है, R, थीटा। परिमाण और मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, ZS का पोलर फॉर्म हो जाएगा R, यानी परिमाण तो हो जाएगा √A² प्लस B², RA का स्क्वायर प्लस XS का स्क्वायर। यहाँ से तो ओमिक वैल्यू आ जाएगी ओम में, ये जो भी मिलता है वो किस में होगा, ओम में, परिमाण। और दूसरा आ जाएगा थीटा। थीटा कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स, ये इंटरनल कोण है, Y/X यानी कि XS अपॉन RA। ये किस में आ जाएगा आपका, एंगल में, डिग्री या रेडियन जो भी अपन कहें। तो इस तरह से R, थीटा, क्योंकि पोलर फॉर्म कैसे लिखा जाता है, R एंगल थीटा। ये अपने पास आ गया Z का। तो इस सिंक्रोनस इम्पीडेंस का ये ओमिक वैल्यू है और ये इसका एम्पलीट्यूड है यानी कि थीटा है। दो चीज़ें अपन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो बात समझ में आई होगी आपको कि ZS बेसिकली क्या है। ये सिंक्रोनस इम्पीडेंस के तीन घटक हैं, तीनों मिलकर कलेक्टिवली जो ओमिक वैल्यू देते हैं उसे अपन तुल्यकालिक प्रतिबाधा कहते हैं, सिंक्रोनस इम्पीडेंस कहते हैं। नो लोड कंडीशन पर या बहुत कम कंडीशन पर आर्मेचर रिएक्शन अगर नगण्य माना जा सकता तो उसका घटक नहीं होगा, उसकी वैल्यू को 0 माना जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये तो बात हुई अपने पास इसकी अगर रिएक्टेंस बेस पे या ZS के बिहाफ पे बोले। अब रिलेशन पे अगर अपन आए कि कैसे रिलेट कर सकते हैं, दो पैरामीटर को देखिए ध्यान से। एक है आपके पास E और V। E यानी कि EMF, एक जनरेटर ने कितना विद्युत वाहक बल स्थापित किया, और V है टर्मिनल वोल्टेज, एक लोड लगाने पे आउटपुट कितना मिला। इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो किस इक्वेशन से लिखा जा सकता है बताइए। E और V को अगर आपस में रिलेट करें, अगर दोनों को रिलेट करें तो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। E क्या है भाई, यहाँ E रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये है इंड्यूस्ड EMF को, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और V रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टर्मिनल वोल्टेज को। दो बातें, एक है विद्युत वाहक बल, ये है अपने पास सिंपली आप कह सकते हैं दैट इज विद्युत वाहक बल, और ये है अपने पास टर्मिनल वोल्ट था। जो भी आउटपुट मिलता है आप ऐसे बोल सकते हैं, एक तरह से आउटपुट क्या है, वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्ट है, लोड के सिरों पर जो मिलेगा। अब इन दोनों में रिलेशन कैसे लिखें, तो इक्वेशन से लिखना है। तो ऐसे सोचो ना, बिल्कुल जनरेटर जैसे डीसी जनरेटर में होता था। डीसी जनरेटर में क्या कहते थे, EMF बना सॉरी EMF बना, उस EMF में से सारे ड्रॉप माइनस कर दूं अगर मैं,
ड्रॉप किसकी वजह से हो सकते हैं, रेजिस्टेंस की वजह से होता था। तो E माइनस ऑल द ड्रॉप्स, तो एक तो अपन कहते थे कि ओमिक ड्रॉप घटा दो, एक आर्मेचर घटा दो, सारी चीज़ घटा दें, E माइनस IR जो बना E उसमें से अगर IR घटा दूं तो क्या मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज V। तो यहाँ पर भी तो ऐसा ही है, अगर मैं EMF में से I इंटू ZS घटा दूं, यानी अपने पास जो सिंक्रोनस इम्पिडेंस है उसके ड्रॉप माइनस कर दूं, तो क्या मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज। इस तरह से, लेकिन इसको AC की फॉर्म में लिखना है तो क्या इक्वेशन आना चाहिए, सोचो। आप कहेंगे जो बना EMF उसमें से ऑल द ड्रॉप्स, तो उधर ले जाके जोड़ देते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता है, इसका मतलब कि जो EMF था वो है E, उसमें से माइनस ऑल द ड्रॉप्स इक्वल टू V, ऐसा है। तो अगर मैं इसको उधर ले जाऊँ तो ऐड हो जाएगा, बस ये कहना चाहता हूँ। तो अपन कहेंगे इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, E इक्वल टू V प्लस ऑल द ड्रॉप्स में कौन आते हैं, एक ही है IA, और साथ में क्या लगा दूं, ZS। यही कहूँगा मैं, कौन से ड्रॉप हो गए, ZS के फॉर्म में होंगे। और अगर एक एक करके लिखना चाहें तो अपन इस तरह से कह सकते हैं कि इसी इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, V प्लस क्या आएगा सबसे पहले, IARA वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में होने वाला ड्रॉप, प्लस दूसरा कौन सा आएगा, IAXL लीकेज रिएक्टेंस में होने वाला ड्रॉप, प्लस तीसरा कौन सा आएगा, IAXA आर्मेचर रिएक्शन की वजह से होने वाला ड्रॉप्स। लेकिन हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस हमेशा J टाइम्स है, तो यहाँ पर IR के साथ अगर इसे लिखेंगे तो यहाँ पे भी J आएगा, यहाँ पे भी J आएगा 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये अपने पास समीकरण हुई। जरा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू V प्लस, हाँ जी IA तो ले लो कॉमन, ये हो गया RA प्लस J टाइम्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज XL प्लस XA। अभी भी पढ़ के आए अपन, XL प्लस XA को कंबाइंड क्या कह सकते हैं, इसके दोनों के समेशन को क्या कह सकते हैं, एक्सेस सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो यही इक्वेशन बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, V प्लस IA और अंदर क्या आया, RA प्लस J टाइम्स ऑफ एक्सेस सिंक्रोनस रिएक्टेंस। अब बताओ RA प्लस J एक्सेस को क्या कह सकता हूँ, RA प्लस J एक्सेस को मैं क्या कह सकता हूँ, ये बन गया ZS। तो अपने पास इक्वेशन आया फाइनली। यहाँ से आगे अगर अपन कहें दैट E इक्वल टू V प्लस IA ZS, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, E इक्वल टू V प्लस IA ZS। और जैसे ये लिखा, इसमें अपने आप में ये चीज़ क्लियर दिख रही है कि ZS एक इम्पॉर्टेंट रोल करेगा अपने। यहाँ पे जो ZS आपको दिख रहा है, ये ZS किसके फैक्टर के लिए हो गया, सिंक्रोनस इम्पीडेंस। यहाँ ये ZS इस चीज़ को डिफाइन करता है E और V आपस में कैसे रिलेट करेंगे। और ये करंट जो है, ये IA करंट किस पे डिपेंड करता है, करंट लोड कैसा होगा, इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है, रेजिस्टिव है, किस प्रकार का लोड है, इस बात पे चीज़ निर्भर करेगा। तो ये एक तरह से अपन कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब अगर कोई आपसे यहाँ से पूछ ले कि भाई आर्मेचर करंट कितना ड्रॉ किया जाता है, पूछिए कोई IA की वैल्यू, तो निकाल सकते हो ना, क्या हो जाएगा बताओ मुझे, IA किसके बराबर होगा, E माइनस V अपॉन, और IA में भाग किसका लगा दें, ZS अपॉन ZS। ये अपने पास एक रिलेशन हो गया। अगर सारे AC पैरामीटर हैं तो ये जरूर है कि भाई E माइनस V अपॉन ZS। इस तरह से अपन कहेंगे ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, आर्मेचर करंट। यहीं से इसका पावर फ्लो इक्वेशन जो होता है उसको निर्धारित किया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। वहाँ DC सर्किट में अगर करते थे, DC मशीन में कभी करंट निकालना था तो आर्मेचर क्या लिखते थे, E माइनस V अपॉन नीचे क्या आएगा, वहाँ पर RA ही आएगा क्योंकि वाइंडिंग रेजिस्टेंस ही होता है। और यहाँ पे क्या आ गया, बस इम्पिडेंस आ गया। इतना सा फर्क और कोई फर्क नहीं है इन दोनों मशीन के रिगार्डिंग। चलिए क्लियर, आगे बढ़े, आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए नेक्स्ट अपन ले रहे हैं फेजर डायग्राम्स। नेक्स्ट जो अभी इक्वेशन जो पढ़ी, उस इक्वेशन में लोड की अलग अलग प्रॉपर्टी अगर लोड की अलग अलग प्रॉपर्टी हो तो वो किस तरह से इफेक्टिव होती है, इस बात को देखना है। अगर अलग अलग गुण का लोड हो तो उसमें फेजर्स कैसे बनेंगे, इसको अपन यहाँ पे समझते हैं। तो फेजर डायग्राम के लिए जो सबसे पहली जरूरी चीज़ है वो क्या थी, अभी जो अपन बना क्या है, यानी कि फेजर डायग्राम के लिए इक्वेशन चाहिए होती है। तो मैं एक बार फिर से इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि याद रहे। क्या इक्वेशन था बताओ, E इज इक्वल टू V प्लस IARA प्लस J टाइम्स ऑफ IAXL प्लस J टाइम्स ऑफ IAXA, यही अपने पास। चलो इस इक्वेशन को बनाने के लिए लोड अगर रजिस्टिव है, आपने कहा अगर हमने लोड रजिस्टिव जोड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि करंट जो है वो वोल्टेज के किस में है, आप कहेंगे फेज में होगी। करंट जो होगी वो वोल्टेज के फेज में होगी। कौन सी करंट, आर्मेचर करंट जो ड्रॉ कर रहे हैं अपन।
तो करंट वोल्टेज के फेज में होगी, तो इस V के सापेक्ष, इस V की दिशा में कौन होगा, I होगा। ये सबसे पहला फैक्टर है। चलिए कैसे बनाए, तो सबसे पहले रेफरेंस इसी को ले ले, V को। तो अगर मैं कहूँ मैंने V को रेफरेंस ले लिया, अगर मैं कहूँ मैंने V को रेफरेंस ले लिया, तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। सबसे पहले अपन ने बनाया, ये लीजिए V, ठीक। इस V से चलिए एक एक करके मार्क करते हैं। इस V को मैंने रेफरेंस लिया, इस V की दिशा में ही कौन है, करंट है, क्योंकि लोड कैसा है, रेजिस्टिव। तो आपने कहा ये जो V है इसी की डायरेक्शन में, इसी तरफ मान लेता हूँ, ये कौन का हो गया, IA करंट, वोल्टेज की दिशा में हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन देखो, V में क्या जोड़ना है, IARA। बताओ IARA ड्रॉप, यानी रेजिस्टेंस में ड्रॉप हमेशा करंट की दिशा में होता है, रेजिस्टेंस को लैगिंग लीडिंग तो देता नहीं है। तो जहाँ तक यहाँ से चले V तक, V में क्या ऐड कर दो, IARA। तो इस पॉइंट से चले, इस पॉइंट से यहाँ पहुँचते इसी दिशा में आपने कहा, ये लीजिए, इसी दिशा में आपने कहा दिस इज IARA। तो आपने कहा ये लीजिए IARA, करंट की डायरेक्शन में, रेजिस्टेंस में ड्रॉप हमेशा करंट की दिशा में ही हो गया, ये दूरी IARA। फिर आपने कहा कि नहीं IARA तो पहुंच गए, अब आपने कहा कि जो IARA है, या जो करंट, अगला ड्रॉप क्या कहता है, प्लस जे। याद रखिएगा हमेशा इस चीज़ को कि अगर कभी भी बोल दिया जाए प्लस का जे, इसका मतलब होता है 90 डिग्री ACW। ये हमेशा याद रख लो, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। प्लस जे कभी लिखा है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। तो करंट की दिशा कौन सी है, ये। अब इस करंट की डायरेक्शन से प्लस जे मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इधर जाएंगे, ठीक 90 डिग्री पर, तो आप कहेंगे इस तरफ, ठीक 90 डिग्री पर, तो इस तरफ आप कहेंगे ऊपर की तरफ। तो ये लीजिए, ये आए अपन यहाँ तक, इसको अपन ने नाम दिया, ये परपेंडिकुलर हो गया करंट के, इसे करंट की दिशा के लंबवत आपने बोला दिस इज IAXL, ठीक। अब अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन को मिला दूं, तो ये नो लोड कंडीशन पर आपका समीकरण होगा। क्यों, क्योंकि नो लोड पर आर्मेचर रिएक्शन 0 होता है। लेकिन अगर एक और ऐड करना है, अगला एलिमेंट कौन सा है, IAXA। तो IAXA में भी प्लस जे लगा है, तो ये भी करंट की दिशा के लंबवत, यानी आप कहेंगे सेम इसी डायरेक्शन में, जिधर आपने अभी बनाया है सेम इसी दिशा में फिर आगे बढ़िए, सेम इसी डायरेक्शन में फिर आगे बढ़े। तो इधर फिर मिला अपने को कौन सा, दिस इज IA, ये क्या मिला, IAXA, ठीक है, IAXA। तो अब ध्यान से पूरी इक्वेशन को फिर से देखो, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, V प्लस IARA प्लस IAXL प्लस IAXA। तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को अगर मिला दें तो क्या आ जाएगा बताओ, इस V में इन सब को जोड़ा तो क्या मिला, EMF मिला ना। तो इस पॉइंट को इससे मिलाने के लिए हम कह सकते हैं सीधी स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे बना दें, ये लीजिए, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं बना दूं किसको रिप्रेजेंट करता है, E को। अब इस E और V के बीच का डिफरेंस देख सकते हो कि इस V से ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी V है, V से E ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे एक रिजल्ट ये कह सकते हैं कि E की वैल्यू ग्रेटर देन क्या मिलेगा, V मिलेगा। कब है ये सारी बातें, जब रजिस्टिव लोड लगाए। तो इस तरह का फेजर बनता है अगर हम रजिस्टिव लोड की बात करें। देख लीजिए एक बार, आपको समझ में आ गई होगी बात कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये तो हुई बात रजिस्टिव ड्रॉप में। EMF हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से क्या दिख रहा है, ज़्यादा ही दिख रहा है। इसका मतलब ये किसका सेंस है, ये आगे पढ़ेंगे टॉपिक, बाकी अभी कह सकते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन को दर्शाता है, ठीक है, E ग्रेटर देन V। नेक्स्ट देखिए इंडक्टिव लोड के लिए, अब अगर फेजर बनाया जाए किसके लिए, इंडक्टिव लोड के लिए, तो वो कैसा होगा उसको देखिए। इंडक्टिव लोड में इसी रेफरेंस को कैसे शिफ्ट करते हैं वो सोचो। इक्वेशन तो वही है, फिर से बनाते हैं। देखो इक्वेशन अगर वही है तो कैसे ड्रॉ करें। सबसे पहला काम क्या किया था अपन ने, V का, सबसे पहला काम था अपना वोल्टेज का, तो अपन वही रेफरेंस फिर बना दीजिए। ये लीजिए, ये क्या हो गया अपने पास, लगभग सिमिलर उतना सही वोल्टेज बनाया अपन ने, दिस इज V। अब बताओ अगर लोड इंडक्टिव है, अगर लोड इंडक्टिव है तो आप क्या कहेंगे, करंट जो होगा यानी IA वो वोल्टेज से क्या होगा, वोल्टेज से लैग करेगा, लैगिंग होगा। अगर करंट वोल्टेज से लैगिंग होगा तो मैंने कहीं 90 डिग्री प्योर इंडक्टिव नहीं लिखा है, प्योर इंडक्टिव तो 90 डिग्री लैग करता है, मतलब अगर ये V है तो करंट ऐसे आता। अब एग्जैक्ट 90 तो नहीं है लेकिन लैगिंग है, तो आपने कहा इस V से यहाँ से अपन एक करंट कहाँ लेते हैं, लैग करते हुए, ये लीजिए, ठीक। ये मैंने बोल दिया दिस इज IA, और ये आपने बोल दिया फाई, यानी पावर फैक्टर एंगल फाई, जिस फाई की वैल्यू क्या है, कॉस फाई आप कह सकते हैं, लैग करते हुए। अब इक्वेशन में क्या था, V प्लस IA आ रहे, तो बताओ
करंट की खुद की दिशा में ही उसका रेजिस्टेंस का ड्रॉप होता है। भाई आई ए जिधर है उसी डायरेक्शन में आई ए आर ए होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का कोई फेज नहीं होता है। तो आपने कहा अगर इक्वेशन बनाओ तो यहाँ से यहाँ तक वी था, तो अब आई ए आर ए, पिछली बार तो ऐसे सीधे चल गए थे, अब नहीं जाएंगे क्योंकि करंट इधर नहीं है, करंट इस तरफ, जिधर करंट उसी के पैरेलल चलते हैं। ये लीजिए, जिधर करंट उसी के पैरेलल अपन यहाँ तक आए, इसे नाम दिया मैंने आई ए एक्स एल, सॉरी आई ए आर ए, रेजिस्टिव ड्रॉप है ना, तो करंट की डायरेक्शन में आई ए आर ए, ठीक, इसके पैरेलल आई ए आर ए। अब बताओ क्या है, फिर होता था प्लस जे, यानी अब करंट की दिशा से 90 डिग्री, जो कि ये है, भाई इस करंट के लंबवत यहाँ है ना, तो ये यहाँ पे ही होगा, तो आप कहेंगे प्लस, इसके बाद है 90 डिग्री, तो इसके परपेंडिकुलर, ये लीजिए, इसके परपेंडिकुलर बनाया अपन ने, ये कितना हो गया, इसका नाम दिया आई ए एक्सएल, लीकेज वाला। अब लीकेज वाले के बाद फिर अपन कहते हैं एक और ड्रॉप आता है आर्मेचर रिएक्शन, वो फिर इसी दिशा में होता है, तो इसी कंटिन्यूएशन में इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये फिर से अगला आ गया, इसे क्या नाम देंगे, दिस इज आई ए एक्स ए। अब बताओ, वापस से पढ़ो यहाँ से, इस पॉइंट से, V प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए एक्स एल प्लस आई ए एक्स ए, अगर मैं इसको वहाँ तक मिला दूँ, अगर मैं इसको यहाँ तक मिला दूँ इस पॉइंट से, तो ये कुछ ऐसा बनता है, डन। और इसे मैं नाम दूंगा, ये क्या है आपका E। अब बताइए मुझे E और V में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, E V से बड़ा तो पिछली बार भी था, V से बड़ा तो पिछली बार भी था, लेकिन इसका, इस दूरी का V का E का कोई खास अंतर है, अगर ये 10 है तो ये 12 है बस। लेकिन इस बार बताइए, इस बार क्या दिख रहा है, V से E काफी बड़ा है, मच ग्रेटर देन। तो यहाँ पे एक रिजल्ट क्या कह सकता हूँ, मैं कहूँगा E इज ग्रेटर देन V। ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा। और EMF की वैल्यू टर्मिनल वोल्टेज से काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा अपन यहाँ पे कह सकते हैं, यानी ड्रॉप्स खूब हो रहे हैं। ये तभी संभव है ना जब ये वाले ड्रॉप सारे के सारे वैल्यू ज़्यादा है। अब आप सोच रहे हो सर ये आई ए जेड एस कहाँ रह गया, अभी तक तो बनाया नहीं, दो डायग्राम बना दी। बेटा आई ए जेड एस क्या होता है, आर ए प्लस जे, इन दोनों को अगर मैं सम्मिलित करके बोलूँ, बताओ मुझे, अगर मैं इन दोनों को एक जैसा सम्मिलित करके बोलूँ तो क्या बोलता, आई ए एक्सेस बोलता। तो अब बताओ V प्लस दिस, यानी ये है आई आर, ये है आई एक्स, तो इनको मिलाने वाली ये जो लाइन दिख रही है आपको, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इस लाइन की, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो लाइन दिख रही है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आई ए जेड एस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। इसी सीक्वेंस में अगर आप कहें यहाँ पे सर नेक्स्ट में बताइए, यहाँ कहाँ पे कर रहा है, बोलो, ये दिस प्लस दिस, इनको मिलाने वाली ये जो लाइन है, यानी यहाँ से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर ए प्लस जे एक्स से कर दिया, तो आपके पास आ गया आई ए जेड एस, यानी ये वाला डायग्राम आई ए जेड एस को दिखाता है, ये अपन कह सकते हैं। क्लियर है। चलिए इस बार अपन ने कहा कि ई का मान वी से ज़्यादा मिलेगा। नाउ अब आते हैं अपन थर्ड पैरामीटर पे। थर्ड पैरामीटर बताइए सोच के मुझे, इसका क्या आंसर आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बोलो क्या बनाना है, कैपेसिटिव लोड बनाना है। कैपेसिटिव लोड में फ़र्क क्या होता है, इक्वेशन वही होनी पिछली बार, बस कैपेसिटिव लोड है तो करंट कैसा होगा, लीडिंग होगा। इस बार हम कहेंगे अगर इसके लिए फेज़र बनाना है तो सीधे दिमाग में ये चीज़ आती है, अगर इसके लिए फेज़र बनाना है तो आप कहेंगे इसके लिए कहा जाएगा कि करंट, इसका मतलब है कि आई जो है वो वोल्टेज से क्या होगा, वोल्टेज से लीडिंग होगा। करंट इज लीडिंग फ्रॉम अप्लाइड वोल्टेज, वोल्टेज से अग्रगामी है। अगर लीडिंग है तो लीड करते हुए प्रॉपर्टी पर क्या फर्क आएगा वो समझते हैं। फेजर डायग्राम पे आ जाइए फिर से। फेजर डायग्राम में फिर से रेफरेंस वही है, तो आपने कहा ये लीजिए, बनाया आपने तो V, ये क्या रेफरेंस हो गया V से करंट लैग नहीं है, इस बार लीड कर रही है, तो 90 डिग्री तो कर नहीं रही है, बीच का कोई एंगल होगा, वाइंडिंग सर्किट है। तो आपने कहा अगर करंट लीडिंग है तो यहाँ से अपन ने उसे ड्रॉ कर दिया, ये लीजिए, ये अपने पास आ गया करंट। इस करंट का जो परफेक्ट एंगल है वो लीडिंग एंगल अपन ने बना दिया, ठीक। अब इक्वेशन क्या था वो सोचो, V प्लस आई ए आर ए। अब तब करंट की डायरेक्शन ये है तो आई ए आर ए भी तो इधर ही होगा। अगर करंट की दिशा ये है तो आप कहेंगे इसमें आई ए आर ए कंपोनेंट भी इधर होना चाहिए। तो आप कहेंगे करंट की डायरेक्शन में देखो, इसके पैरेलल इस तरह से, ये क्या आ गया, आई ए
करंट की डायरेक्शन के पैरेलल IARA, ठीक। अब इस IARA के बाद आता है प्लस JIAXL, करंट की डायरेक्शन से 90 डिग्री। तो आप कहेंगे इसके 90 तो इधर ही दिख रहे हैं इस तरफ, तो आप कहेंगे यहां से ये 90 डिग्री एंगल पर अपन ने कहा ये दूसरा वेक्टर बना IAXL। अब इसको अगर मैं इससे मिला दूं तो ये Z तो बन गया है, लेकिन आगे बढ़ना है अपने को, तो IAXL के बाद IAXA भी है, वो इसी दिशा में होता है, सेम इसी डायरेक्शन में। इसी को कंटिन्यू कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है, इसी दिशा में। इसे क्या नाम दूं? IAXA। अब पढ़िए जरा, V प्लस IARA प्लस दिस, तो आप कहेंगे यहां तक पहुंचे। इसको अगर मैं यहां से मिलाता हूं, फाइनली अगर मैं इसे यहां से मिलाता हूं तो ये क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे ये कहलाएगा V, सॉरी, जब इसको मिलाते हैं तो क्या मिलेगा? ये बनेगा EMF E। तो इसको हम EMF अगर कहें E, तो यहाँ पे दिख रहा है साफ कि E से कहीं ज़्यादा क्या है? V है। यानी आप कह सकते हैं इस बार E से V क्या मिलेगा? ज़्यादा, यानी टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज कर गया, ये कह सकते हैं EMF से भी ज़्यादा है। और ये कहीं ना कहीं किसका संकेत है? एक कैपेसिटर लोड हमेशा यही करता है, चाहे ट्रांसफार्मर में, सिंक्रोनस मशीन या पावर सिस्टम में आप ट्रांसमिशन लाइन पढ़ लें, उन सब में यही प्रॉपर्टी होती है कि अगर टर्मिनल वोल्टेज EMF से बढ़ गया, अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं तो अगर सेंडिंग से ज़्यादा रिसीविंग पे मिलने लगा, यानी दैट इज ड्यू टू शंट कैपेसिटेंस। किसकी वजह से हो? शंट कैपेसिटेंस की वजह से, धारिता की वजह से। तो आप कहेंगे यहाँ कैपेसिटिव लोड की वजह से आपको ये रिलेशन मिला। और एक तरह से किसका सिग्निफिकेंस है? जब E से V आपका बड़ा हो तो आगे जाके पढ़ेंगे, हमें सीधा लिख देता हूँ, ये नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन दर्शाता है। अगर यहाँ देखें तो ये पॉजिटिव है, बिल्कुल ये एक पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, क्योंकि वो E माइनस V का एक वैल्यू होता है, दर्शाता है। और साथ में ये कह सकते हैं कि अगर E ग्रेटर देन V है, सो इसे अपन ये भी कह सकते हैं यहाँ पर हाई वैल्यू ऑफ रेगुलेशन आपको मिलेगा। रजिस्टिव लोड पे एक मॉडरेट पैरामीटर, तो आप कहेंगे यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो कह सकते हैं इसकी बात करें तो ये कह सकते हैं कि भाई अगर आपका लोड रजिस्टिव है तो वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो पॉजिटिव तो मिलेगा, रेगुलेशन पॉजिटिव तो मिलेगा, बट एक सिग्निफिकेंट या नॉर्मल या लेस वैल्यू ऑफ रेगुलेशन अपने को यहाँ पे मिलता है। तो अगर कल को क्वेश्चन आ जाए वोल्टेज रेगुलेशन का हाईएस्ट वैल्यू कब है या फिर मिनिमम वैल्यू कब है, कंडीशन क्या है, वो सारी बातें आपको डिटेल में पूछी जाती हैं अगर कोई पॉइंट बाई पॉइंट पे बात करें। क्लियर? चलिए बताइए, क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई सबके? यस और नो? क्या ये क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ये था रजिस्टिव, इंडक्टिव, यहाँ मैंने रजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव तीनों में इस चीज़ को डिफाइन कर दिया, क्या क्या रिलेशन रहेगा किस आधार पे। चलिए छोटी सी बात और कर लेते हैं, रेटिंग की बात कर लेते हैं। एक ऑल्टरनेटर की रेटिंग किस में दी जाती है, पूछा जाए कभी कि किस में होती है, तो याद होना चाहिए आपको, एक ऑल्टरनेटर जो है बेसिकली अपन कह सकते हैं इस पर हमेशा ये किससे कनेक्टेड होगा? आप कहेंगे ये हमेशा लोड से, लोड पे कनेक्टेड होता है, कनेक्ट, आप कहेंगे हमेशा इसे कहेंगे ये कनेक्टेड एट लोड होता है। और अगर लोड पे कनेक्टेड होता है तो इसकी पावर जो है वो किस में तो नहीं होगी, उनमें नहीं होगी जिनमें लोड पावर फैक्टर का डिपेंडेंसी। तो आप कहेंगे अगर लोड पर कनेक्टेड है, और लोड जो है वो तीनों तरह का हो सकता है, ये भी अपने को पता है, क्या लोड UPF भी हो सकता है, लोड लैगिंग पावर फैक्टर का भी हो सकता है, लोड लीडिंग पावर फैक्टर का भी हो सकता है। तीनों प्रॉपर्टी ऑफ लोड अगर आपके पास है, तीनों टाइप ऑफ लोड अगर है, तो लोड के चेंजेस पर आपका रेटिंग तो हमेशा सेम रहेगा। तो आप कहेंगे इनमें से, यानी आप कहेंगे लोड कैसा है यहाँ पे, यानी आप कहेंगे एक तरह से वेरिएबल पावर फैक्टर है, यानी लोड का शक्ति गुणांक बदलता रहता है और उसी पर आप अगर आपकी रेटिंग भी निर्भर करने लगे तो नहीं काम चलेगा। इसीलिए अपन कहते हैं लोड, वेरिएबल लोड कनेक्टेड होने के कारण रेटिंग किस में नहीं होती है। आप कहेंगे KW और KW या फिर मेगावाट जो है, KW और MW, ये नॉट पॉसिबल, ये नहीं होती है। जबकि अगर मैं कहूँ कि एक DC मशीन में, DC जनरेटर मोटर की रेटिंग किस में थी, किलोवाट मेगावाट में ले लेते अपन, इतने किलोवाट का जनरेटर, इतने मेगावाट का जनरेटर। यहाँ नहीं होगा क्योंकि पावर फैक्टर पे डिपेंडेंसी है, क्योंकि AC है। अब अगर मैं बात करूँ यानी ऑल्टरनेटर की, यानी AC जनरेटर, या फिर इसी को अपन बोल देते हैं ऑल्टरनेटर, या फिर इसी को बोल देते हैं
सिंक्रोनस जनरेटर, इन सब की बात करूं तो इन तीनों नामों में कॉमन चीज़ है। इनके लिए अगर बोला जाए कि रेटिंग किस में होगी तो आप कहेंगे इसकी रेटिंग जो है वो वोल्ट एम्पियर में होगी। किस में होगी? आप कहेंगे वोल्ट और एम्पियर। अब वो वोल्ट एम्पियर अगर लो रेटिंग है, अगर मशीन लो रेटिंग है और अगर मशीन हाई रेटिंग है, लो रेटिंग मशीन और हाई रेटिंग मशीन, अगर दोनों अलग अलग तरह की बातें करें तो लो रेटिंग के सापेक्ष इसे अपन हमेशा केवीए में दर्शाते हैं और हाई रेटिंग के रेस्पेक्ट में इसे अपन हमेशा एमवीए में दर्शाते हैं। तो एक ही बात है, केवीए एमवीए में केवल किलो और मेगा चेंज हुआ है, बाकी बात तो सेम ही है ना, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये आप एक तरह से कह सकते हैं रेटिंग को इसमें लिए जाने के पीछे क्या कारण है और क्यों अपन ऐसा करते हैं, कि रेटिंग किस में होगी और क्या फैक्टर्स होंगे वो यहाँ से समझा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और बात यहाँ पे देखिए, किसी सिंक्रोनस मशीन को ऑल्टरनेटर केस पे अगर वो बोले कि कौन कौन से पावर लॉसेज होते हैं, क्या होते हैं, तो ये भी समझा सकते हैं। किसी भी ऐसी मशीन की तरह यहाँ पर भी अपन कहेंगे कि कौन कौन से पॉसिबल लॉस हैं। तो आप कहेंगे लॉसेज अगर अपन देखें तो 2-3 कैटेगरीज में हो सकते हैं। सबसे पहले तो वही आप कहेंगे कॉपर लॉस होते हैं। कॉपर लॉसेज किसकी वजह से? तो आप बोलेंगे जितनी भी वाइंडिंग्स दिखे अपने को, ड्यू टू वाइंडिंग। अब ये वाइंडिंग अपने पास दोनों जगह हो सकती है। आप कहेंगे ये आपके फील्ड में भी हो सकती है, यानी एक तो आर्मेचर सर्किट में भी होती है और दूसरा अपन कहेंगे फील्ड परिपथ में भी होती है। दोनों ही जगह पे होने वाले आई स्क्वायर आर लॉस जो हैं वो क्या कहलाएंगे आपके पास? कॉपर लॉसेज। तो इसमें कुछ खास सीखने वाली बात है नहीं। कॉपर लॉसेज हैं जो दोनों कारणों से होते हैं, इसे अपन बोल सकते हैं, जो कि आर्मेचर और फील्ड सर्किट के बिहाफ पे होंगे। अगर मैं बात करूँ इसके बाद कॉपर लॉस के बाद अगर मैं बात करूं आयरन लॉस की, आयरन या कोर लॉस की बात करूं, तो यहाँ पर अपन सिंपली कहेंगे कोर लॉसेज फिर 2 कैटेगरी में है यहाँ पे। एक अपन जानते हैं कौन से? हिस्टैरिसीस लॉस, और दूसरा अपन जानते हैं दैट इज एडी करंट लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस, 2 तरह के आयरन लॉसेज अपने पास है। तो जब हिस्टैरिसीस लॉस की बात की जाती है तो ये वही फैक्टर्स आप कहेंगे इन दोनों के रिलेशन वही है। हिस्टैरिसीस लॉस की बात करते हैं तो WH जो है वो किसके बराबर है? फॉर्मूला में लिख देता हूँ KH Bm⁻ 1.6। अब ये जो मैंने 1.6 लिखा है ये किसके लिए? जब मैं सिलिकॉन स्टील ले रहा हूँ। अगर ये नहीं होता तो इसकी जगह X लिखता, 1.6 × F × V, यही होता है अपने पास। अगर मैं बात करूँ इसी चीज़ को कि भाई एडी करंट लॉस की बात करें तो WE क्या होगा? दिस इज KE देन Bm² F² और T²। अब ये तो 2 लॉस है, इन दोनों को कंबाइंडली अपन आयरन लॉस कहेंगे। किन पर डिपेंडेंसी है? वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करते हैं, फील्ड सर्किट के ऊपर डिपेंड करेंगे, ये बात। तीसरे यहाँ पे एक और लॉस आते हैं दैट इज मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस बेसिकली यहाँ पे किस वजह से बताइए? मैकेनिकल लॉस वेरिएशन ऑफ आप कह सकते हैं स्पीड हो गया, एयर फ्रिक्शन हो गया, बेरिंग्स हो गए, इन सब की वजह से। तो आप नॉर्मली कहेंगे ये किसकी वजह से है? आप कहेंगे ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, वायु घर्षण जो अपना होता है, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, यानी सिंपली कह सकते हैं वायु, आप कहेंगे घर्षण, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन के बाद नॉर्मल कोई भी मैकेनिकल मूवमेंट है तो बेयरिंग, शाफ्ट एटसेट्रा, इन सब पे होने वाले जो यांत्रिक हानि है उनको अपन किस में रखते हैं? मैकेनिकल लॉस में। ये स्पीड और फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे वेरिएशन अपने दिखा सकते हैं। नॉर्मली डिज़ाइन ऑपरेटेड पर इनको कांस्टेंट मेंटेन किया जाता है। तो इस तरह की एक टोटल लॉसेज अपन कह सकते हैं सिस्टम में ही होंगे। अगर एक बार लॉस डिफाइन हो जाए तो आप सिंपली किसी भी मशीन की इफिशिएंसी निकाल सकते हैं किससे? आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेज के फॉर्मूले से, जैसे कि अपन किसी ट्रांसफार्मर के लिए सॉल्व करते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेटर, जिसमें अपन ने फेजर डायग्राम्स की बात करी, डिफरेंट लोड कंडीशन पे क्या होगा। उससे पहले हमने ये देखा कि इसकी ईएमएफ इक्वेशन के कंपोनेंट में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस, तुल्यकालिक प्रतिबाधा। उसको अपन ने स्टडी किया कि जेडएस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। उसके बाद फाइनली अपन ने एक रेटिंग से रिलेटेड और इसमें समझा। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में, उसके मेथड्स के बारे में। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।